पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद, जैसा कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति का तरीका बताया, पृथ्वी के जन्म का तरीका बताया, हमने वो प्रोसेस समझाई, हमने वो प्रोसेस बताई जिसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट का आभास किस कारण से होता है। सुपर कॉन्टिनेंट जैसी अवस्था पृथ्वी पर कभी भी नहीं थी। पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट के अस्तित्व के लिए अनेक प्रकार के डाटा, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन उन डाटा और एविडेंसेस का क्या मीनिंग निकलता है, क्या मतलब निकलता है, हकीकत में वो डाटा और एविडेंसेस क्या इंडिकेट करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार भूकंपों के कारण, अर्थक्वेक के कारण, वोल्केनो इरप्शन के कारण, ज्वालामुखियों के फूटने से, सुनामी के आने से, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, टॉर्नेडो, साइक्लोन, इसके अलावा सूर्य की बड़ी भूमिका है, सूर्य का बड़ा रोल है पृथ्वी पर उन विकृतियों को पैदा करने में, उन कारणों को पैदा करने में पृथ्वी की बड़ी भूमिका है, या सूर्य की बड़ी भूमिका है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। सूर्य से उत्सर्जित विकिरण, सूर्य से उत्सर्जित पदार्थ, सूर्य के प्रचंड प्रभाव से पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भौगोलिक परिवर्तन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें विकृतियां आ जाती है। समय पर उल्काओं के प्रहार से, टक्कर से, एस्टेरॉयड के टक्कर से, इसी प्रकार से टाइडल फोर्स, स्नोफॉल और साथ साथ पृथ्वी के सिस्टम का लगातार धीमा पड़ना, ये कई मुख्य कारणों में से है। और ऐसे कई फैक्टर हैं जिन्होंने पृथ्वी के उस आदर्श स्थिति के पतन या उस आदर्श स्थिति के खत्म होने में विशेष भूमिका रखी। कई प्रकार के नेचुरल और अननेचुरल कारण है जिनके कारण पृथ्वी में विकृतियां पैदा हुई। इन विकृतियों ने पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट का आभास पैदा किया। ऐसा लगता है कि सुपर कॉन्टिनेंट इन विकृतियों के कारण हमें उसके अस्तित्व का आभास होता है, लेकिन पृथ्वी जिस सिस्टम को के अनुसार चल रही है, या जिस सिस्टम के अनुसार चलते हुए इस प्रकार से सॉलिड क्रस्ट उस पर उत्पन्न हुई, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर बना, कॉन्टिनेंट की ऐसी शेप हुई, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। विभिन्न प्रकार की विकृतियों ने, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे अप्राकृतिक हो, चाहे वो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई हो या दूसरे प्राकृतिक कारणों से वो विकृतियां पृथ्वी में आई हो, पृथ्वी का एक विराट परिवर्तन जो हम बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ
और सुपर अर्थ से फिर अर्थ, इस प्रकार का जो उत्पत्ति का तरीका बताते हैं कि पृथ्वी में किस प्रकार से मिनरल्स, रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से मैटर का मूवमेंट हुआ, किस प्रकार से लगातार पृथ्वी के भूगोल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ये रिवॉल्यूशनरी चेंज जब हम पृथ्वी को पूरे सोलर सिस्टम में एक व्यवस्थित ढंग से देखते हैं, तुलना करते हैं, तभी समझ में आता है। पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की विकृतियां, ये विकृतियां कैसे उत्पन्न हुई, ये विकृतियां कहां से आई, इन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट जैसा आभास क्यों दिया, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल अगर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में देखें और उसकी तुलना अर्थ से करें, अर्थ के जुपिटर, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल से तुलना करें और इसके साथ साथ कन्वेक्शन की भी तुलना करें, तो हमें ऐसा लगता है कि इन गैर जैसे ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में ज्यादा सिस्टेमेटिक कन्वेक्शन होता है, जबकि पृथ्वी में वो कन्वेक्शन कॉम्प्लेक्स रूप ले लेता है। पृथ्वी जिस जीवन उपयोगी स्वरूप में आई है, पृथ्वी जिस प्रकार के हैबिटेबल स्टेट में कन्वर्ट हुई है, आज हम जीवन के सभी प्रकार के तरीकों से देखते हैं कि पृथ्वी का जो ये हैबिटेबल स्टेट है, पृथ्वी जब पहले इस प्रकार की नहीं थी, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और फिर अर्थ, इस प्रकार का ये जो रूपांतरण है, ये धीरे धीरे पृथ्वी को जीवन के रहने लायक, हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने में ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से नोट करने की बात यह है कि इस कंपैरिजन से ये धीमी गति से समझ में आता है कि पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लैनेट में कैसे कन्वर्ट होती है, किस प्रकार से पृथ्वी जीवन उपयोगी अवस्था में आ जाती है। विभिन्न प्रकार की इसकी विकृतियां वर्तमान में है। कॉन्टिनेंट्स के शेप ऐसे लगते हैं और डाटा और एविडेंसेस ऐसा इंडिकेट करते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसा था, लेकिन एक रेमिनेंट है, एक अवशेष है, एक प्रमाण है जो ये इंडिकेट करता है कि पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था। वो प्रमाण हमारे पास क्या है, वो एविडेंस क्या है, वो रेमिनेंट क्या है, वो रेमिनेंट या अवशेष कैसा है, किस रूप का है, उसका नेचर क्या है। गैसियन प्लैनेट में जो डायनेमिक चल रही है, जो मूवमेंट चल रही है, जो उसमें केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, उनको सिस्टमेटिक रूप से तुलना करने की आवश्यकता है। उनको धीमी गति से हो रहे बदलावों को, उनमें होने वाले बदलावों को नोट करें कि क्या ये
कॉन्टिनेंट्स की उत्पत्ति में हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति का रहस्य भी इसी में छिपा है। पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न नहीं हुई, ये हमारी इस ऑसिलेटिव थीम से एक हकीकत के रूप में सामने आता है। बृहस्पति और शनि के बीच के अनेक ग्रह, शनि और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह, और नेपच्यून और अर्थ के बीच के अनेक ग्रह नासा के केपलर मिशन, स्पिट्जर, हबल टेलीस्कोप, इनसे खोजे जा चुके हैं। इनसे ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि पृथ्वी कैसे एक हैबिटेबल प्लैनेट में कन्वर्ट होती है, किस प्रकार से एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट में रूपांतरित होता है, किस प्रकार से उसमें केमिकल चेंजेज का एक सीक्वेंस है, एक कड़ी है, एक व्यवस्था है जो बड़ी विचारणीय है। अगर हम पृथ्वी पर डाटा और एविडेंसेस को ही केवल कलेक्ट करके सुपर कॉन्टिनेंट का विचार करते हैं, तब हमारी इस थीम का कोई मतलब नहीं है, तब हम ये कोई दावा नहीं करते। लेकिन एक ब्रह्मांड व्यापी मंथन है, एक ब्रह्मांड व्यापी परिवर्तन है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड व्यापी इस परिवर्तन को बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। बृहस्पति और शनि के बीच के ग्रह, उनमें डायनेमिकल चेंजेज, उनमें केमिकल चेंजेज, शनि और यूरेनस के बीच के ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के ग्रह, और नेपच्यून और सुपर आर्थ के बीच के भी ग्रह, और सुपर आर्थ से आर्थ के बीच के ग्रह, ऐसा नासा के केपलर मिशन से पता चला है। और ये कोई एक दो ग्रह नहीं है, 996 के करीब ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जो हमें ये समझाते हैं कि एक ग्रह किस प्रकार से दूसरे ग्रह में रूपांतरित होता है, कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ के बीच में एक कड़ी बनती है, एक सीक्वेंस बनती है, एक कड़ी बनती है जो ये समझाती है कि किस प्रकार से एक ग्रह जीवन उपयोगी बन जाता है, किस प्रकार से ग्रह जीवन के लायक बन जाता है, किस प्रकार से एक ग्रह जीवन के लिए सहयोगी बन जाता है, रहने लायक बन जाता है, किस प्रकार से एक ग्रह हैबिटेबल प्लैनेट के में कन्वर्ट हो जाता है। यह विराट परिवर्तन, इसका मतलब है क्या? मतलब है कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न होती है, पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आती है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर टेक्टोनिक्स इवोल्यूशन कैसे होता है, सॉलिडिफिकेशन कैसे होता है, कैसे एक प्लैनेट पर लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर उभर करके आते हैं, कैसे महासागर बनते हैं, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है अस्तित्व में आती है, कैसे कॉन्टिनेंट की शेपिंग होती है। ये एक परिवर्तन हमें एक एक्सप्लेन करता है, हमें ये क्लियर करता है कि हमें डाटा और एविडेंसेज अगर पृथ्वी पर रहकर इकट्ठे करेंगे और पृथ्वी के सराउंडिंग्स में और उसके इंटीरियर में और उसकी सरफेस पर अगर हम डाटा लेते रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम बृहस्पति से शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपर अर्थ, अर्थ से सुपर अर्थ से अर्थ,
इस परिवर्तन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे सोलर सिस्टम में इस प्रकार का ये जो परिवर्तन है, ये तर्कसंगत है, ये लॉजिकल है, ये साइंटिफिक है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। लेकिन सूर्य से पदार्थ निकला और निकल करके वो धीरे धीरे छोटे छोटे एस्ट्रॉयड, ग्रहाणु, प्लैनेटेजिमल, और वो फिर आपस में टकराते टकराते एक बड़ा ग्रह बन गया। इसका कोई मैथमेटिकल तर्क नहीं है। ऐसा लाइव टेलीकास्ट कभी किसी ने देखा नहीं है। ऐसे बनते हुए पूरी प्रोसेस को किसी ने स्टडी नहीं किया है। यह हमारा दावा है। किसी भी ग्रह की उत्पत्ति ऐसे नहीं होती है। ग्रह किस प्रकार से बनते हैं, कैसे उनका अंत होता है, इसके पीछे हमारे पास एक सॉलिड बेस है, हमारे पास आधार है। हमारी शुरुआत, हमारा पूरा जो तर्क है, हम जिस कहानी को लेकर के, जिस ब्रह्मांड व्यापी व्यवस्था को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका आधार है। हमारे पास में एक सिस्टम है, हमारे पास में एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको हम मैथमेटिकल रूप में और लॉजिकल रूप में और साइंटिफिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि हम इस सीक्वेंस को, इस कड़ी को, इस प्रोसेस को, इस जियोफिजिकल प्रोसेस को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो हम अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों की तुलना करें, कंपैरिजन करें, उन्हें कोरिलेट करें। इसी प्रकार से सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे तारामंडलों में जो ग्रह है, जो ग्रह मिले हैं, उन ग्रहों को भी कोरिलेट करें, एक सीक्वेंस में रखें सबको, उनका कंपैरिजन करें। तब हमें समझ में आएगा कि पृथ्वी में जियोफिजिकल प्रोसेस कैसे चली। तब हमें समझ में आएगा कि पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप कैसे उत्पन्न हुए। तब हमें समझ में आएगा कि टेक्टोनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ, सॉलिडिफिकेशन कैसे हुआ, किस प्रकार से मिनरल्स और रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से ओशियन रिज, सी फ्लो स्प्रेडिंग होता है। ये कहानी तब हमें समझ में आएगी। अन्यथा पृथ्वी पर डाटा और एविडेंसेस कलेक्ट करके हम अगर ये कहते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट जैसी अवस्था थी, ये आधारहीन होगा, ये साइंटिफिक नहीं होगा, ये लॉजिकल नहीं होगा। हम एक डॉक्यूमेंट्री, नेशनल जियोग्राफिक चैनल की हमने डॉक्यूमेंट्री देखी, हमने अनेक वीडियो देखे, एनिमेशन वीडियो देखे कॉन्टिनेंट्स की शेपिंग के और सुपर कॉन्टिनेंट के खंडित होकर के अलग अलग हटने को हमने वीडियो देखे। हमने अनेक प्रकार की डॉक्यूमेंट्री को बड़ी बारीकी से देखा, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि हम इन सब को केवल पृथ्वी के सराउंडिंग्स में, सरफेस में और इंटीरियर तक ही सीमित हैं। हम इस लिमिट से आगे बढ़े ही नहीं। हम इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ेंगे और सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स, चाहे वो गैस जिएंट हो, चाहे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो, सभी का कंपैरिजन नहीं करेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी और हमारा तर्क अधूरा रहेगा, हमारी एक्सप्लेनेशन अधूरी रहेगी। जब हम इन एनिमेशन वीडियो में कॉन्टिनेंट के खंडित होकर के, ब्रेक होकर के अलग अलग होने को देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि उस फोर्स का नेचर क्या है जो इनको अलग कर रहा है। वो प्लेट ड्राइवन फोर्स क्या है
कैसे काम करता है वो? क्या उसका नेचर कन्वेक्शन से जुड़ा है? क्या कन्वेक्शन इस तरह से करता है? लेकिन कन्वेक्शन का जनरल रूप क्या है, व्यापक मीनिंग क्या है? गैस जेट में जो कन्वेक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे जब एक रॉकी प्लेनेट में कन्वर्ट होते हैं या पृथ्वी जैसी अवस्था में आते हैं तो कन्वेक्शन का रूप कैसे बदल जाता है? ग्रेविटी जो सबसे सुपर है, फर्स्ट नंबर पर है ग्रेविटी, जो इस सबको हैंडल करती है, जो इस सबको कंट्रोल करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? यहीं पर हम कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के ऑसिलेशन यानी दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेशन की बात को जोड़ते हैं। यही हमारा सॉलिड बेस है। हम वेरिएबल ऑब्लेटनेस का जो मीनिंग बता रहे हैं, डिफरेंशियल रोटेशन का हम जो मीनिंग बता रहे हैं, जोनल रोटेशन का जो हम मीनिंग बता रहे हैं, या वेरिएबल रोटेशन का हम जो मीनिंग बता रहे हैं, इसी प्रकार से रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग का जो मतलब बता रहे हैं वो ब्रह्मांड व्यापी है। वो किसी एक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए नहीं है, वो केवल पृथ्वी के लिए या हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के लिए या सूर्य के लिए नहीं है। ये ब्रह्मांड व्यापी गुण है, ये एक जनरल गुण है, ये कॉमन गुण है। हमने अपने पूर्व की कड़ियों में ये बताया कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का मतलब क्या होता है। हम ये कहते हैं कि वेरिएबल ऑब्लेटनेस ऐसे होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार वेरिएबल ऑब्लेटनेस पोलर रेडियस घटना, इक्वेटोरियल रेडियस बढ़ना, इक्वेटोरियल रेडियस घटना और पोलर रेडियस बढ़ना, ये एक बस मीनिंग है। लेकिन हमने इस मीनिंग को मैथमेटिकल रूप दिया है, इसको ग्रेविटी से कोरिलेट किया है। हमने ग्रेविटी का वास्तविक स्ट्रक्चर बताया है। वो वास्तविक स्ट्रक्चर केवल पृथ्वी के लिए नहीं है, ना दूसरे ग्रहों के लिए, ना गैस जेंट के लिए, ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के लिए, बल्कि वो सभी के लिए है। तारों के लिए भी है, ब्लैक होल के लिए भी है, गैलेक्सी के लिए भी है और यूनिवर्स के लिए भी है। सारा ब्रह्मांड, सारे सेलेस्टियल बॉडीज जब इस प्रकार से कसे जाएंगे, इस प्रकार से खुलेंगे, इस प्रकार से निचोड़े जाएंगे, इस प्रकार से खुलेंगे, ये कसावट और ये खुलना ये तर्कसंगत है, ये मैथमेटिकल है। हमने इसका मैथमेटिकल मीनिंग कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड ज्योमेट्री की शर्तों से जोड़ा है। कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की ज्योमेट्री का नेचर, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला जो हम प्रारंभ में बताते आए हैं, यही मेन ऑपरेटिंग फोर्स है, यही प्लेट ड्राइवन फोर्स है। इसी ने पृथ्वी पर महासागरों को ये शेप दिया। यही प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक्स इवोल्यूशन के पीछे राज है। हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में द्रव्य का मंथन विराट रूप में कैसे होता है, आकाशीय पिंडों में कैसा होता है, किस तरह से अंततः पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लेनेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पास में एक व्यवस्था है, एक लॉजिक है, एक मैथमेटिक्स है, एक साइंटिफिक बेस है। हम कोई आधारहीन बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस पर और वर्क किया जाना आवश्यक है। डाटा और एविडेंसेस इकट्ठे करके, ऑब्जर्वेशन इकट्ठे करके इस पे और काम होना जरूरी है।